Assalamu alaikum. In this video, let's discuss some micro problems and some steady fluid engineering devices जो हमने अभी डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। हमने डिस्कस किया था कि स्टेडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइसेस जो हैं वो हम छः डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। वो नोजल डिफ्यूजर्स, टरबाइन, कंप्रेसर्स, थ्रॉटलिंग valves and mixing chambers, heat exchangers, pipe and duct flow. So moving forward with each devices individually, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोजल एंड डिफ्यूजर्स। नोजल बेसिकली एक इज अ डिवाइस दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। तो आसान अल्फाज में कोई भी ऐसी डिवाइस नोजल ऐसा डिवाइस होती है जो वेलोसिटी जो इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है और प्रेशर ड्रॉप कर देती है। मतलब अगर जो उसका इनलेट वेलोसिटी v1 है तो उसका एग्जिट v2 वो डेफिनेटली बड़ा होगा कंपेयर टू v1, और प्रेशर p1 जो है वो बड़ा होगा p2 से। कन्वर्सली डिफ्यूज़र एक ऐसी डिवाइस है जो वेलोसिटी को कम कर देती है। उसका अगर इनलेट v1 है और v2 आउटलेट है तो v2 इज लेस है कंपेयर टू द वेलोसिटी एट द इनलेट, एंड कन्वर्सली जब प्रेशर जो है वो इसका बढ़ जाता है कंपेयर टू नोजल। तो प्रेशर नोजल वेलोसिटी बढ़ाती है, प्रेशर कम करती है, और डिफ्यूज़र जो है वेलोसिटी कम करती है और प्रेशर को बढ़ा देती है। तो दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, और यू कैन से ओपन सिस्टम बिकॉज मास इनलेट हो रहा है, मास आउटलेट हो रहा है, मास इनलेट है, मास आउटलेट है। तो दिस डिवाइस इज कंसीडर एज अ control volume device or open system device, and we can consider it as a steady state systems or steady state devices. So let's discuss a numerical related to this. We have steam at 4 megapascal and 400 degree Celsius. Steam एक मतलब क्या है कि we will be going to the property tables of water and steam. 4 megapascal 400 डिग्री सेल्सियस, इवन विदाउट लुकिंग एट हमें ये कह सकते हैं कि जो इनलेट है नोजल का, मतलब नोजल का इनलेट जो है वो सुपर हीटेड है 4 megapascal 400 डिग्री सेल्सियस स्टेडीली, मतलब विदाउट टाइम डिपेंडेंस, इट इज मूविंग स्टेडी, टाइम डिपेंडेंस नहीं है, इट्स अ स्टेडी स्टेट सिस्टम with a velocity of 16 मीटर पर सेकेंड and it leaves at 2 megapascal and 300 डिग्री सेल्सियस, और वो 2 megapascal 300 डिग्री सेल्सियस पर उस कंडीशन जो है वो बाहर निकल रही है। स्टीम एंटर इस कंडीशन पर हो रही है और एग्जिट कर रही है उस कंडीशन पर। द इनलेट एरिया ऑफ द नोजल इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द नोजल जो है वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हीट इज बीइंग लॉस्ट, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, किस रेट से 75 किलो जूल्स पर सेकेंड से। हमें निकालना क्या है, the mass flow rate of the steam, the exit velocity of the steam and the exit area of the nozzle। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है। प्रॉपर्टी हम सबसे पहले टेबल नंबर A6 में, टेबल A6 क्यों है, दिस इज अ स्टीम टेबल A6, मतलब आपका सुपर हीटेड है। तो प्रेशर जब 4 मेगापास्कल, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, इन दो प्रेशर और टेम्परेचर पर A6 में हमने स्मॉल v निकाला और h1 निकाला। स्मॉल v क्यों निकाला, बिकॉज स्मॉल v इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, और h1 जो है वो एंथैल्पी, और एंथैल्पी हमारी इस्तेमाल कहाँ होती है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन में। सिमिलरली अब ये स्टीम एंटर हो रही है 0.1, कंडीशन 1 जब एंटर हो रही है तो ये स्टेट्स है, 0.2 जब एग्जिट कर रही है तो आपके पास 2 मेगापास्कल और 300 डिग्री सेल्सियस। अगेन दिस इज ऑल्सो अ सुपर हीटेड स्टेट। अगर आपको ये चेक करना है कि ये सुपर हीटेड है या नहीं, तो आप ये चेक करें कि आप टेबल नंबर A4 में जाइए। A4 में आप देखेंगे आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेशर कितना है, या फिर A5 में जाके देखें कि 2 मेगापास्कल पर टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास 2 मेगापास्कल पर जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो 300 से कम होगी, विच मीन्स कि यहाँ पे स्टेट जो है वो अगेन सुपर हीटेड है। तो वी विल गो टू टेबल नंबर A6, एंड टेबल नंबर A6 में हमने 2 मेगापास्कल और 300 डिग्री सेल्सियस पर हमने V2 और H2 निकाल लिया। Now we have the inlet and exit conditions of the steam. Inlet पर क्या है, आपका specific volume enthalpy आ गई, specific volume enthalpy आ गई। Now there is only one inlet and one exit, which means कि mass flow rate 1 और mass flow rate number 2 पे बराबर होगा। तो हमें पता है कि रो AV होता है रिलेशन, बट रो कैन बी रिटन एज 1 अपॉन स्मॉल v। तो यहाँ पे m डॉट क्या हो गया, 1 अपॉन स्मॉल v, 1 v1 a1। यहाँ पे v1 जो है वेलोसिटी है और स्मॉल v1 जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो v1 आपके पास 60 गिवन थी, एरिया आपके पास 50 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, और आपके पास v1 आपने यहाँ से टेबल से निकाली थी। तो फ्रॉम दिस रिलेशन यू गॉट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। अब यही मास फ्लो रेट इनलेट पर है और यही आउटलेट पर है। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट बी। पार्ट बी आपने कहा था कि आपको वेलोसिटी निकालनी है एग्जिट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी आती क्या है। वेलोसिटी अपीयर्स इन द एनर्जी इक्वेशन।
तो ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इक्वल्स टू डेल्टा ई। अगेन दिस इज एन स्टेडी सिस्टम, तो ये टर्म जीरो हो गई। तो आपके पास ई इन माइनस ई आउट क्या बचेगा, आपके पास एम डॉट एच वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को जीरो क्यों लिया, बिकॉज ये जो हाइट डिफरेंस है 0.1 और 0.2 का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट ईच अदर फ्रॉम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 और 2 की जो पोटेंशियल एनर्जी वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब कोई वर्क डन इनपुट नहीं है, तो वाली टर्म जीरो हो जाएगी जो राइट लेफ्ट पर लिखी थी। कोई एनर्जी दाखिल नहीं हो रही इस नोजल में, तो वो टर्म भी जीरो हो गई हीट की फॉर्म में। हमारे पास सिर्फ फ्लो एनर्जी आ गई एम डॉट एच प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, ये वाली टर्म आ गई सिर्फ, राइट। अगेन राइट हैंड साइड के ऊपर कोई वर्क आउटपुट नहीं है, हाँ अलबत्ता कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जब भी हमने यहाँ क्यू आउट लिखा जो कि हीट की फॉर्म में हो रहा है, और प्लस एम डॉट एच टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू। तो ये जो रिलेशन है ये वही रिलेशन है जो मैं दिखाता हूँ आपको। दिस रिलेशन मतलब नोजल में कोई हीट इनपुट नहीं है, कोई वर्क इनपुट नहीं है। जी जेड और जी जेड इनलेट एंड आउटलेट पर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। राइट हैंड साइड पे क्यू आउट हो रहा है कुछ, मगर वर्क आउटपुट भी नहीं होता, ये टर्म भी जीरो हो गई। हमारे पास क्या बची, सिर्फ ये टर्म बची, ये टर्म बची, ये बची है, ये नहीं है, ये और ये बची, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, उसको हमने सिंप्लीफाई करके किस तरह लिख दिया, इस तरह। नाउ हमारे पास क्यू आउट मौजूद है, हमारे पास एच वन मौजूद है, हमारे पास एच टू मौजूद है, यहाँ से हमारे पास वी वन मौजूद है 16 मीटर सेकेंड, हमें वी टू निकालना है। तो पूरी इक्वेशन में से वी टू इन डाउन, तो हम यहाँ से आराम से वी टू निकाल लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। सो जब हमें पता है कि मास फ्लो रेट सेम है 1 और 2 पे, तो अगर हमारे पास मास फ्लो रेट ऑलरेडी मौजूद है, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो टू ए टू वी टू, राइट। रो टू जो है उसको हम 1 अपॉन स्मॉल वी टू लिख सकते हैं। तो स्मॉल वी टू की वैल्यू हमारे पास टेबल से पहले निकाल चुके हैं हम। तो वी टू आपके पास पार्ट बी से आ गया है, ए टू अननोन है, तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द एग्जिट एरिया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.7 एक्सपोनेंशियल -4। यहाँ भाई बात और कर सकते हैं कि द एरिया इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे 8.7 है और यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल -4 है। तो एरिया नोजल का जो है हमेशा वो डिक्रीज हो रहा है इस केस के अंदर, ऑल्दो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल केस, बट इन दिस केस द एरिया इज डिक्रीजिंग, इट्स अ सबसोनिक नोजल। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूजर की। डिफ्यूजर क्या होता है, जो कि वेलोसिटी को कम कर देता है। नाउ वी हैव एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड। एयर का मतलब है कि वी कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 80 किलो पास्कल। कंडीशंस गिवन है, डिफ्यूजन में एंटर होती है ऑफ अ जेट इंजन स्टेडीली, मतलब अगेन टाइम डिपेंडेंस नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है इनलेट में। द इनलेट एरिया ऑफ द डिफ्यूजर इज 0.4 मीटर स्क्वायर। द एयर लीव्स द डिफ्यूजर with a velocity that is very small compared with the inlet velocity। हमने अभी बात की थी कि डिफ्यूज़र जो है velocity को कम कर देता है। जो इनलेट velocity 200 है, तो जो वो लीव कर रही है बहुत ही कम कर रही है compared to the inlet velocity। Determine the mass flow rate of the air, the temperature of the air leaving the diffuser। Now तो मास फ्लो रेट निकालना है और टेम्परेचर निकालना है जो वो बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलेट कंडीशंस पर हम किस तरह वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो वी वन स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर आपके पास मौजूद है। फॉर एयर टेबल से निकाल सकते हैं आप। टेम्परेचर गिवन है इन टर्म्स ऑफ केल्विन रखेंगे, प्रेशर गिवन है, तो हमारे पास यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम को इस्तेमाल करेंगे विच इज एक्चुअली 1/रो। तो यहाँ पर रो ए बी का रिलेशन इस्तेमाल करके हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम से मास फ्लो रेट निकाल लिया। तो दिस इज प्रीटी सिंपल। पार्ट ए क्लियर हो गया। पार्ट बी में अगेन वी विल यूज energy balance equation, in minus out equals to dE upon dt. So this term is 0 because it's a steady state system. Again now there is no work input, no heat input. This term which is m dot h1 plus v1 square upon 2 and equals to m2 h2 plus v2 square upon 2. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है, बिकॉज दिस इज कैंसिलिंग आउट ईच अदर। क्यू ना इनलेट है ना आउटलेट पर है, ना लॉस हो रहा है, ना इनपुट हो रहा है, ना वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास H2 और की इक्वेशन बन गया। हमारे पास H1 हम निकाल चुके हैं। हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है 283 इनलेट पे, हमने H1 निकाल लिया टेबल नंबर A17 से फॉर द एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हमारे पास V पता है, हमारे पास V2 और V1 कैसे निकलेगा। हमारे पास V1 पता है 200 मीटर पर सेकेंड, बट V2 जीरो क्यों ले लिया, हमने अस्यूम कर लिया कि एज मैंशनड इन द क्वेश्चन V2 इज वेरी स्मॉल
कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी। v2 0 है, v1 है 200, यहाँ से हमारे पास h2 आ गया। अब h2 आ गया तो हम h2 के वर्सेस हम उसी टेबल नंबर A17 से जहाँ से हमने h1 निकाला था टेम्परेचर के हिसाब से, वहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे। तो टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 303 केल्विन एंड विच एक्चुअली इंक्रीज्ड अराउंड 20 डिग्री, राइट। सो यहाँ से हमने डिफ्यूजर्स की, यहाँ से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि टर्बाइन और कंप्रेसर्स क्या है। टर्बाइन एंड कंप्रेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग डिवाइसेस जो हम बहुत डिटेल में बात कोर्सेज में पढ़ेंगे। बट टर्बाइन और कंप्रेसर्स की बुनियादी डेफिनेशन क्या है कि टर्बाइन प्रेशर को डिक्रीज कर देती है और वर्क को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है और उस पर वर्क करना पड़ता है। टर्बाइन का आउटपुट होता है वर्क, कंप्रेसर का वर्क इनपुट होता है। आप कंप्रेसर का मिसाल कह लें, पंप कह लें। आप लेट से आप पंप को बिजली देते हैं ताकि पानी को आप कंप्रेस करें, पानी को एनर्जाइज करें, प्रेशराइज करें। टर्बाइन से आप एनर्जी लेते हैं ताकि आप एनर्जी पैदा करें, ठीक है। तो दैट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। इसमें वर्क आउटपुट होता है, इसमें वर्क इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ प्रेशर ड्रॉप होता है, यहाँ प्रेशर बढ़ता है। ओके, लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। We have a compressor, we have a carbon dioxide as the working fluid. Again, we can consider it as a ideal gas equation. Enters an adiabatic compressor. Adiabatic मतलब no heat transfer, मतलब it's well insulated, ना energy heat आ रही है ना heat वहाँ से निकल रही है। At 100 kilopascal and 300 Kelvin at a rate of 0.5 kilogram per second. Leaves at 600 kilopascal and 450 Kelvin. आप देख सकते हैं कि इनलेट 100 पर है, आउटलेट 600 विच मींस कंप्रेसर जो प्रेशर को बढ़ा देता है। निगलेक्ट द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, हमने क्या डिफाइन कर दिया। डिटरमाइन द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट द कंप्रेसर इनलेट एंड द पावर इनपुट द कंप्रेसर। कंप्रेसर को पावर आप इनपुट देते हैं। नाउ दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द स्कीमेटिक फिगर। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए R निकाला टेबल से, टेबल नंबर A20 से। इसका मोलर मास 44 किलोग्राम्स पर किलोमोल्स होता है। टेम्परेचर आपके पास गिवन है इनलेट पे, आउटलेट पे। यहाँ से आपने H1 H2 निकालना, अगेन टेबल नंबर A20 से। कंजर्वेशन मास कहता है कि m डॉट इन बराबर है m डॉट आउट के। तो V1 स्मॉल v1 निकाला आपने जनरल गैस इक्वेशन से। आपके पास R की वैल्यू गिवन है, T1 पता है, प्रेशर गिवन है, हमारे पास V1 आ गया। अगेन V1 को इस्तेमाल करके आपने वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लिया, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, v डॉट इक्वल टू m डॉट v1। दिस इज एक्चुअली डेंसिटी, राइट। तो ये एक्जैक्टली 1 अपॉन डेंसिटी, तो ये कोई नई बात नहीं है, सेम रिलेशन है। यहाँ से आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया। अगेन आप पावर इनपुट निकालना है, तो E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इक्वल टू W इन। क्यों लिखा, बिकॉज कंप्रेसर का इनलेट जो कंप्रेसर को इनपुट ऑफ वर्क इन देते हैं, m डॉट H1। अगेन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को हम अज्यूम करते हैं जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी को उसने खुद कहा है जीरो, और कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इट्स एन एडियाबैटिक कंप्रेसर। तो W in प्लस m डॉट H1 इक्वल्स टू m डॉट H2। तो वही बेसिक इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गई। तो अगेन वी नीड टू फाइंड W डॉट इन बराबर है इस इक्वेशन के। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास m डॉट। अब यहाँ पे H2 माइनस H1 को कैसे लिख सकते हैं हम, H2 बार माइनस H1 बार जो यहाँ से निकला है, और डिवाइड बाय मोल पर मोल्स। यहाँ से हमारे पास W in आ गया, विच इज इन टर्म्स ऑफ 68.8 किलोवाट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि यूनिट्स का ख्याल रखें। यूनिट जो है वो मसला कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट जब आप यहाँ पर क्वान्टिटीज सब्स्टिट्यूट करें तो यूनिट जो है उनका ख्याल रखेंगे, यूनिट जो है वो आपको गलत आंसर ना दें। एनीवेज दिस इज प्रीटी सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव another problem regarding turbine, that was compressor of steam. Now we have property table steam A4, A5, A6. Steam flow steady, it's a steady system. टर्बाइन में एंटर हो रही है, मास फ्लो रेट 26 किलोग्राम पर सेकेंड है, और नेग्लिजिबल वेलोसिटी एट, मतलब इनलेट वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, 6 मेगापास्कल और 600 डिग्री सेल्सियस। अगेन दिस इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो डेफिनेटली इट्स अ सुपरहीटेड स्टेट। The steam leaves the turbine at 200 degrees Celsius in 0.5 megapascal. Again, this is high temperature with a velocity of 180 meter per second. Outer velocity given है. The rate of work done by the steam in the turbine is measured to be 20 megawatt. ये आपके पास वर्क आउटपुट है जो कि स्टीम ने टर्बाइन ने आपको दिया है, विच मीन्स कि वहाँ पे वर्क इनपुट निकालना था कंप्रेसर में, यह वर्क आउटपुट आपको गिवन है टर्बाइन का।
If the elevation changes between the turbine inlet and exit is negligible, again potential energy zero कर लेते हैं. Determine the rate of heat transfer associated with this process. कितनी energy जो है, कितनी heat transfer हुई है. Now this in this case this is not an adiabatic process turbine. Energy transfer हो रही है in the form of heat. Moving on, तो यहाँ पे this is a schematic figure of turbine. Inlet क्या है 26 किलोग्राम पर सेकेंड, pressure given है, temperature given है, outlet 20.5 megapascal. Again, these both conditions are superheated conditions. You can check in table number A5, table number 6. This appears to this is 100% superheated. This is you can check. 200 megapascal 200 degree Celsius और 0.5 megapascal पर saturation temperature pressure क्या होता है. तो this appears to be a superheated state. तो आप टेबल नंबर A6 में जाएंगे. A6 के बाद आपने T1 P2 T2 पे H1 H2 निकाल लिया. Now let's come to the energy balance. Same equation. Now we have no work input because turbine output देती है, जबकि यहाँ पे राइट साइड पे आउटपुट आ रहा है. इन हीट इनपुट का जिक्र नहीं किया गया, तो हमने हीट इनपुट Q in नहीं लिखा, बट पोटेंशियल एनर्जीज का कंसीडर किया हमने जीरो. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रही, जीरो. M dot H1, this is the equation, and M dot H2. Now we have work output and we have Q out, right? Q out आपको निकालना है. वर्क आउटपुट आपको गिवन है. V2 आपके पास मौजूद है. V1 ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिसमें सवाल में लिखा है वेरी मिनिमल वेलोसिटी से एंटर हो रहा है. तो इस सवाल में सब कुछ मौजूद. इंपॉर्टेंट बात है कि इस इक्वेशन को आप सही लिखें, बस दैट्स इट. तो Q आउट निकालना है. W आउट आपके पास मौजूद है इन 20 मेगावाट, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20,000 किलोवाट्स. M डॉट आपको पास 26 किलोग्राम पर सेकेंड है. H1 H2 आप निकाल चुके हैं फ्रॉम टेबल नंबर A6. V1 जीरो है अप्रॉक्सीमेटली, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से इनलेट हो रहा है, और इनलेट पर नेग्लिजिबल वेलोसिटी है, और V2 जो है 180 मीटर पर सेकेंड है. यहाँ से आपने इसका टोटल कितनी एनर्जी जो है वो कितनी हीट लॉस हो रही है वो निकाल लिया. इंपॉर्टेंट बात अगेन प्लीज़ ख्याल रखिएगा यूनिट्स का. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इनको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं टर्बाइन कंप्रेसर, नोजल एंड डिफ्यूजर के. अगले वीडियोस में इंशाल्लाह हम आगे और जो डिवाइसेस हमने देखे थे स्टडी डिवाइसेस, उनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, which are throttling devices, heat exchangers and mixing chambers inshallah. So for now this is it. Thank you very much for listening.